ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम मार्केट फर्स्ट में। और दोस्तों आज मार्केट फर्स्ट में बात हो रही है और पड़ताल हो रही है कोचिंग सेंटर्स की। वो कोचिंग सेंटर्स जो बड़े बड़े दावे करते हैं भविष्य बनाने के कि बेहतर शिक्षा के लिए विकल्प बन चुके हैं कोचिंग सेंटर्स, और स्कूल की कक्षाओं से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स की कक्षाओं पर ध्यान दिया जाने लगा और बच्चों को वहां पर दाखिला दिलाया जाने लगा। दोस्तों बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर के मदर्स इंस्टीट्यूट जो एकेडमी है वहां पर किस तरह का शैक्षणिक माहौल है, क्या कुछ वहां पर बच्चों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं और किस तरह के एनवायरनमेंट में वहां की फैकल्टीज दे रही हैं अपने लेक्चर। तो आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर गोपालपुरा स्थित मदर्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप खटाना है। मैं मदर्स एजुकेशन हब में असिस्टेंट मैनेजर पे कार्य करता हूँ। और फिलहाल जो हमने हमारे मदर्स एजुकेशन हब की जो शुरुआत करी थी, हमने दिसंबर 2011 में हमारे डायरेक्टर सर पवन राव सर एंड राजेश नेहरा सर के विजन से शुरुआत की थी। हमने इसमें जो स्टार्टिंग हमारी 2011 में हुई थी, उसके बाद लगातार 3 साल तक 2012, 13, 14 हमने राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाले इंस्टीट्यूट होने का पूरा जो श्रेय है वो हमारे दोनों डायरेक्टर सर के परिश्रम और उनके हार्ड वर्क को जाता है। हमने हमारे यहाँ जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी हैं बच्चों के लिए, वो फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी है एंड PSS है। PSS मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन, जहाँ अगर बच्चे को कोई भी डाउट्स होती हैं उनके सब्जेक्ट में वो वहाँ के सोल्व करा सकते हैं। वहाँ हमारी फैकल्टीज़ बैठती हैं जो कैसी भी डाउट्स हो उनको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जी के सब्जेक्ट में वो उनकी क्लियर होती हैं। यहाँ हमारे मदर्स एजुकेशन हब में जयपुर में हमारी फ़िलहाल 5 ब्रांचेज़ हैं, अम्बावाड़ी, झोटवाड़ा, गोपालपुरा, लालकोठी एंड मानसरोवर। इसके अलावा जयपुर से बाहर हमारी जोधपुर में, बीकानेर में, अलवर में 2 ब्रांच है एंड सून वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू ब्रांच इन दिल्ली। एंड इसके अलावा जो हमारी बेस्ट जो हमारी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है वो है हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़। इसके अलावा जितनी स्टडी मटेरियल हम डिज़ाइन करते हैं दे आर बेसिकली डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द SSC syllabus and in last 3 years we have been the best institute in the Rajasthan to give the maximum selection in the SSC and banking sector. Weekly we organize 2 tests. हम 2 टेस्ट हर वीक में लेते हैं, थर्सडे एंड संडे। जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छा मौका मिलता है SSC के पैटर्न को समझने का और उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जो बेटर मैनेजमेंट हम जितना भी एक स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं कि वो कंपटीशन फोकस में कैसे अपने आप को उसके रूबरू रखे, कैसे उसके जो क्वेश्चंस आते हैं कैसे अपने आप को समझे, इसके लिए हमने एक सेक्शन बना रखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन के अलावा टीचर्स के वो 1-to-1 इंटरेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो सबसे अच्छी हम एक वेलफेयर हमने स्टार्ट कर रखा है मदर्स एजुकेशन हब से, वो है कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम फ्री क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारा जो बेसिक एम है SSC के जो 4 मेन एग्ज़ाम होते हैं CGL, CPO, FCI एंड 10+2, उनकी हम पूरी तैयारी यहाँ से कराते हैं और बैंकिंग सेक्टर की भी। अगर उसी के अकॉर्डिंग जितने हमारे टीचर्स हैं हर स्टूडेंट्स को वैसे गाइड करते हैं। अगर इनके रिलेटेड आपको कैसी भी इंक्वायरी चाहिए जो SSC और बैंकिंग सेक्टर की, तो हमारा जो मदर्स एजुकेशन हब है उसकी टैगलाइन भी है कंप्लीट स्टडी सेंटर फॉर SSC एंड बैंक। तो आप हमारे किसी भी मदर्स एजुकेशन हब के ऑफिस में इंक्वायरी कर सकते हैं एंड आपको वहाँ पे पूरी उसकी जानकारी प्राप्त होगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो दोस्तों आपने मदर्स एजुकेशन हब के बारे में जाना कि वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और कौन से सेक्टर के अंदर मदर्स एजुकेशन हब कब से काम कर रहा है। पवन जी आप ही का रुख करना चाहेंगे, आप ही से जानना चाहेंगे क्योंकि आपके संस्थान की बात हो रही है। ये PSS सिस्टम क्या होता है, क्या फायदा है इन बच्चों को, क्या फायदा देता है PSS सिस्टम? सबसे पहले PSS सिस्टम के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ सर। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन है। जैसे कोई भी बच्चा अगर क्लास में क्वेश्चंस नहीं पूछ पाता है या हमारा जितना भी स्टडी मटेरियल है उसे बाहर के क्वेश्चन पूछना चाह रहा है या कोई भी और किसी भी पेपर में आया हुआ कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है या किसी भी एग्जाम में आया हुआ या साथ ही किसी दूसरी बुक का अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, क्लास में भी हम लोग उसको प्रोवाइड करवाते हैं कि आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकते हो जितने चाहें। जैसे मैथ्स का अगर मैं मैथ्स ले रहा हूँ तो मैं स्टूडेंट को सबसे पहले बताता हूँ कि आप मैथ्स के जितने चाहे, जैसे मैंने टाइम एंड वर्क शुरू किया या कोई भी चैप्टर शुरू किया, आप लोग कितने भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन जैसे ही कोई स्टूडेंट, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स नहीं पूछ पाते, तो उसके लिए हम लोगों ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है स्टूडेंट्स को। PSS का मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन। हम लोग लाइब्रेरी देते हैं कि आप स्टूडेंट मॉर्निंग में 8 बजे आ सकता है और इवनिंग में 7 या 8 बजे तक वहाँ पर हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। हम लोग बुक्स प्रोवाइड करवाते
करवाते हैं और स्टूडेंट बैठकर पढ़ भी सकता है और वहीं पर फैकल्टी बैठी रहती हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर क्लास में नहीं पूछ पा रहा है किसी भी कारण से तो वहाँ पर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन है। बिल्कुल। जीसी जाकर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, महंगाई को लेकर के लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि महंगाई जो है, कभी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कभी डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कभी खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं। क्या लगता है आपको, जो आपकी कोचिंग की जो शिक्षा है, इस पर भी महंगाई का प्रभाव पड़ा है? तो कुछ सर, जो महंगाई का बात बता रहे हैं आप कि कोचिंग जो हमारे शिक्षण संस्थान है, इसमें महंगाई का इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना जो मार्केट में और क्षेत्र में पड़ता है। क्योंकि हमारी जो एक, हम ये ध्यान में रखते हैं कि गांव का बच्चा हमें कितना पे कर सकता है। हम उसकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम फ़ी डिसाइड करते हैं कि मिनिमम फ़ी में उसको मैक्सिमम आउटपुट मिले। दूसरी बात यह है कि हमारी जो टीम होती है, टीम जो जैसे गांव से कोई, क्योंकि राजस्थान में मोस्टली लोग बच्चे हैं जो गांव से आते हैं, और गांव में आप भी जानते हो कि संसाधन क्या है, उनके इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसके हिसाब से हम उसकी फ़ीस डिसाइड करते हैं। फ़ीस वैसे हमारी एक फ़िक्स होती है, लेकिन जो गांव का बच्चा आता है वो कहता है उसमें रियायत भी दी जाती है। तो महंगाई का असर हम मान सकते हैं कि हमारी कोचिंग संस्थानों पे ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता जो अदर फील्ड में डालता है, क्योंकि उसे डायरेक्ट टच रहता है बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल। चेतन स्वरूप जी, आपसे जानना चाहेंगे, महंगाई का असर तो नहीं पड़ रहा है कोचिंग पर, ऐसा कहना है जाकर साहब का, लेकिन आपका क्या मानना है, एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको लेकर के किस दिशा में काम कर रहे हैं आप, चेतन स्वरूप जी? जी सर, मैं बिल्कुल जाखड़ साहब से सहमत हूं कि महंगाई का असर हमारी शिक्षा वाले क्षेत्र पर तो अधिक नहीं पड़ रहा है, लेकिन निश्चित है कि बच्चा जिस अपेक्षा को लेकर के हमारे संस्थान में आता है, हम उसके लिए सबसे बेहतर काम तो ये करते हैं कि जैसा मैंने अभी शुरुआत में आपसे कहा था कि बच्चे की हमने रुचि अभिरुचि को जाना है। जब हमने उससे बच्चे की रुचि और अभिरुचि को जाना तो उसी हिसाब से हमने अपनी रणनीति भी तैयार की है। रणनीति इस तरह की है कि जिस तरह से जो भी सिलेबस है हमारा, उस सिलेबस को हमने कुछ कुछ हिस्सों में बांट रखा है, 25-25% के हिसाब से बांट रखा है। अगर हम बच्चे से कहते हैं कि भाई हमारा 2 महीने में, 2.5 महीने में हमारा कोर्स पूरा होगा, तो 2-2.5 महीने कोर्स पूरा होने का मतलब हुआ कि जब तक हम उस पूरे सिलेबस को एक खंड में बांट नहीं लेंगे, उसी हिसाब से हमने अपने प्रश्न पत्र तैयार किए हुए हैं, पेपर तैयार किए हुए हैं, क्वेश्चन पेपर तैयार किए हुए हैं 25-25% के हिसाब से। उनसे बच्चे को हम देखते हैं कि बच्चे ने शुरुआत में प्रयास में ये इसकी स्थिति क्या थी और अब क्या रही है। हम बच्चे को अलग से बिठाते हैं, बच्चे से जानकारी हासिल करते हैं कि तुम्हारी क्या परेशानी रही। इस सवाल को जब हमने आपको समझाया है, इस सवाल का जवाब गलत कैसे निकला, तो मेरा ध्यान व्यक्तिगत निर्देशन की तरफ अधिक रहा है। जो बच्चे जिज्ञासु होते हैं वो हमसे सीधा सीधा मिलते हैं, जो शर्मीले टाइप के होते हैं उनके लिए हम निश्चित रूप से उनके दूर करने के लिए, उनकी झिझक को दूर करने के लिए खुला वातावरण देने की कोशिश करते हैं सबसे अधिक। बिल्कुल चेतन स्वरूप जी, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जो है वो आज के समय में बाध्य हो चुकी है, बच्चे को जरूरत भी है इस चीज की, क्योंकि मानसिक तनाव पार्ट ऑफ द लाइफ हो चुका है। तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के क्षेत्र में क्या कुछ करते हैं आप? जी बिल्कुल साहब, हमारे यहाँ सबसे अहम काम जो मुख्य रूप से काम है वो केवल इसी बात के लिए दिया जाता है कि बच्चे को सहायक पुस्तकें, जितनी भी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं सर, वो उपलब्ध बच्चे को कराई जानी चाहिए। मैगजीन्स हैं, अच्छी मैगजीन्स हैं, उनसे बच्चों को अवगत कराया जाना चाहिए। मैंने कई बार बच्चों को क्रॉनिकल वगैरह जो अच्छी मैगजीन आ रही हैं बाजार में, दिल्ली से प्रकाशित होती है, इनकी तरफ बच्चों के रुझान की तरफ बात कही है। तो बच्चे को हमारे संस्थान के द्वारा एक पुस्तकालय के रूप में बच्चे को अच्छी पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाती हैं, मैगजीन वगैरह हैं वो भी उपलब्ध कराई जाती हैं, और बच्चे को व्यक्तिगत रूप से समझाया जाता है कि आप किस तरह से इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। पवन राव जी, आपसे जानना चाहेंगे, कोई बच्चा अगर आपके यहाँ पर बैंक की तैयारी कर रहा है, तमाम जो आप कोर्सेज कराते हैं उसकी तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो ध्यान होता है, उसका जो मन होता है, वो एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा होता है, तो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए क्या कोई प्रयास करते हैं, क्या कोई कोशिश करते हैं आप? सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज़ हैं वो मेनली जब हम लोग स्कूल लेवल पर होते हैं, 11th-12th, या हम लोग 9th-10th में हैं, या हम लोग कॉलेज लेवल पर हैं, उस लेवल पर देखा जाता है। हम यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास आता है ओनली 3 आवर्स के लिए आता है या 4 आवर्स के लिए आता है। कोई भी स्टूडेंट वहाँ पर आया, उसके बाद वो बोलता है कि सर हमारा अगस्त में एग्ज़ाम है और मुझे 3 मंथ्स में कोर्स करना है, टाइम थोड़ा सा कम रहता है। तो जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उनको हम लोग स्कूल लेवल पर तो कर सकते हैं, इस लेवल पर ऐसा कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। हम लोग बाकी उनको मोटिवेट करते हैं, जैसे मोटिवेशनल प्रोग्राम भी अभी अपना 22 तारीख को मदर्स एजुकेशन हब करवा रहा है, तो उस चीज़ को भी हम लोग मोटिवेट करते हैं बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ है। तो स्कूल लेवल पर ज़्यादा है, इस लेवल पर
कम है सर थोड़ा। बिल्कुल। जीसी जाखड़ साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे मानसिक तनाव, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पार्ट ऑफ द लाइफ हो चुका है और कोटा जो है इसका बहुत बड़ा एक उदाहरण के रूप में सामने आया है। ये दुर्भावना है हमारे राजस्थान की कि कोटा के अंदर लगातार जो छात्र हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। जाखड़ साहब, लगातार परिजनों का दबाव जो है वो छात्रों के ऊपर है, पूरी तरह से थोप दिया उन्हें कि आप इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, जो भी बने, आप वहीं कोचिंग से बन के आए। क्या लगता है आपको, कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन गैप है कि उसे दूर किया जाए ताकि मानसिक तनाव बच्चों का दूर किया जा सके? देखो सर, आपने सही बताया कि इस टाइम पे हम भी इस बात पे पूरा ध्यान देते हैं कि एक स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सही बताया आपने कि बच्चा इतने तनाव में आता है कि सारा दिन हम पढ़ाते रहते तो हम यही पूछते हैं आप तनाव में क्यों? सर सिलेक्शन नहीं हुआ तो घर वाले ये कहेंगे वो कहेंगे। इसलिए हम इनके स्ट्रेस को कम करने के लिए या उनका एक अच्छा वातावरण देने के लिए हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाया, जैसे क्लास में सबका डिस्कशन प्रोग्राम बनाया, ताकि ये जो गांव का बच्चा वो भी आगे आके बोले तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है आत्मविश्वास, क्योंकि गांव का बच्चा जो आता है उसका आत्मविश्वास बहुत कम होता है। उसकी मानसिकता होती है कि नहीं एग्जाम तो शहर के बच्चे सेलेक्ट होते होंगे, ये ऐसे ऐसे, वो कुछ उसके डर सताए रहता है। इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास में जैसे 7 दिन की क्लास होगी, 7 दिन के बाद में संडे को टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद सबको बिठा के उनका जैसे सुनाया जाता है, उसी के साथ डिस्कशन करवाया जाता है, ताकि वो एक दूसरे की अपनी बातें शेयर करें, ताकि इससे उनका स्ट्रेस कम हो और दूसरा उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। और हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि उनमें आत्मविश्वास बढ़े, ताकि आत्मविश्वास बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो पिछड़ नहीं सकता, क्योंकि टैलेंट सब में इक्वल होता है, गांव का बच्चा हो चाहे शहर का बच्चा हो, लेकिन उसको वातावरण ऐसा मिला होता है कि वो उस चीज़ को बीट नहीं कर पाता। और हमारा पूरा सहयोग रहता है उसका आत्मविश्वास बनाने में। बिल्कुल। चेतन स्वरूप जी, राइट टू एजुकेशन का अधिकार सरकार ने दे दिया, बड़े बड़े दावे सरकार ने कर दिए, बड़े विज्ञापन सरकार ने जारी कर दिए, लेकिन आज भी कोचिंग्स की दिशा में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आर्थिक अभाव जो होता है, कहीं ना कहीं पैसों का अभाव जो होता है, उसके कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाते और उनका उज्जवल भविष्य जो होता है वो कहीं ना कहीं अंधेरे में चला जाता है। ऐसे बच्चों की मदद के लिए क्या कुछ करते हैं आप? निश्चित रूप से माता पिता अपने बच्चे के लिए 2 कामों पर पैसा खर्च करने में कभी संकोच नहीं करते हैं, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए और बच्चे की शिक्षा के लिए। प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार है निश्चित रूप से वो इसीलिए है कि हर बच्चा पढ़ सके, हर बच्चा पढ़ सके। अगर सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, माता पिता की आर्थिक स्थिति उतनी नहीं है कि बच्चा संस्थानों में जाकर के उतनी ऊंची फीस अदा कर सके, तो इसके लिए हर संस्थान दावा तो करता है कि हमने सब SC ST के लिए, विकलांगों के लिए इस तरह की हमने सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। मेरा कहना यह है सब कि यहाँ पर हमने दावा तो किया कि SC ST, यहाँ पर SC ST या विकलांग जो भी हैं, महिला हैं, कोई भी हैं इस तरह के, उनका आर्थिक आधार को जरूर देखा जाना चाहिए कि आर्थिक स्थिति उनकी किस प्रकार की है। अगर बच्चा आर्थिक स्थिति में सक्षम है, उसके माता पिता पे कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ तो पे कराने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वाकई में बच्चे कई बार हमसे ऐसे मिलते हैं जिनके जूते देखें तो दया आती है उनको देख करके, कपड़े भी खस्ता हालत में हैं, अरमान उनके बहुत अच्छे हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमारे संस्थान के जो निदेशक महोदय हैं वो ऐसे बच्चों की फीस निश्चित रूप से रियायत करते हैं, यहाँ पर कहीं कोई दो राय नहीं है। तो बच्चों की इस तरह के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जिनमें लगन है पढ़ने की, उनके लिए संस्थान के द्वारा निश्चित रूप से कुछ न कुछ आर्थिक सुविधा उपलब्ध जरूर कराई जाती है। लंबे समय के लिए कहा जाता है कि आप इस कोर्स को नहीं, दूसरे कोर्स में भी आप आइएगा तो आपसे हम कोई फीस नहीं लेंगे या कम बहुत ही मिनिमम चार्ज लेंगे। तो इस तरह से उन्हें सुविधाएं उपलब्ध भी कराई जाती हैं। बिल्कुल दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, पड़ताल जारी रहेगी, बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले बात करेंगे ब्रेक से आने के बाद साकार शिक्षण संस्थान में कैसा है एनवायरनमेंट, किस तरह का शैक्षणिक माहौल है, उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक।